सुजाता ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसने ऑफिसर की कुर्सी तक पहुंचाया है, एक अच्छे परिवार में विवाह करवाकर जिसकी गृहस्थी बसाई है, वही भाई उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। उसने नया फ्लैट खरीदने के लिए 5 लाख रुपए देने से इनकार ही तो किया था। उसने तब उसको समझाया भी था कि हमारा ये पुश्तैनी मकान है, अच्छे इलाके में है, 2 परिवार आराम से रह सके इतनी जगह इसमें है। तब अभिषेक ने बड़ी बहन के प्रति आदर भाव को तार तार करते हुए कह डाला, दीदी, माँ और पिताजी के साथ ही इस पुराने मकान की रौनक भी चली गई है। अब ये पलस्तर उखड़ा मकान हमें काटने को दौड़ता है। प्रियंका तो यहाँ एक दिन भी रहना नहीं चाहती। मायके में वो शानदार घर में रहती थी, कहती है कि इस खंडहर में रहना पड़ेगा। उसको ये शादी के पहले पता होता तो मुझसे शादी भी नहीं करती। वह सोते जागते नया फ्लैट खरीदने की रट लगाए रहती है। आखिर मैं उसकी मांग को कब तक अनसुना करूं? सुजाता ने बहुत बार समझाया था कि छोटी बहन तनुश्री की शादी महीने 2 महीने में करनी है। अगर जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में निकल गई तो उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसका तो पीएफ अकाउंट भी खाली हो चुका है। अभिषेक उस दिन बहुत उखड़ा हुआ था। आव देखा न ताव बोल पड़ा, ये आपकी चिंता है दीदी, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। तनुश्री की शादी करना आपकी जिम्मेदारी है, उसको आप कैसे निभाएंगी आप जाने। सुजाता आश्चर्य से छोटे भाई का मुंह देखने लगी। अभिषेक इस तरह की बातें कहेगा उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था। वह भी बिफर उठी थी। तुम तनुश्री के बड़े भाई हो, इस परिवार के एकमात्र पुरुष, इस तरह अपनी जिम्मेदारी से पीछा कैसे छुड़ा सकते हो तुम? देखो दीदी, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। सच बात तो ये है कि जिम्मेदारी जिसको सौंपी जाती है वही उसको निभाने के लिए जिम्मेदार होता है। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं। अभिषेक ने आज अपने मन की सारी भड़ास निकालने का फैसला ही कर लिया था। बोला, पिताजी ने अंतिम समय हम लोगों की सार संभाल की जिम्मेदारी आपको सौंपी थी और आपने तब भी उनसे वादा किया था कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएंगी। ये कहकर तो अभिषेक ने सुजाता के मुंह को ताला ही लगा दिया था। कुछ कहने समझाने की उसने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। वो चुपचाप ड्राइंग रूम से उठकर अपने कमरे में जाकर पलंग पर पड़ गई। उसका दिमाग पुरानी यादों के झंझावतों से भर उठा। बीती घटनाएं चलचित्र के दृश्यों की तरह एक के बाद एक उसके स्मृति पटल पर उभरने लगी। जब घातक बीमारी के बाद माँ की मृत्यु हुई, वह बीए फाइनल में थी। मेरिट में आने का मंसूबा बांधे बैठी थी वह। परिवार के सबसे बड़ी संतान और लड़की होने से घर की देखभाल का जिम्मा ना जाने कब उसके कमजोर कंधों पर आ पड़ा। वो समझ ही नहीं पाई। घर की गाड़ी के पहिए उसको धुरी मानकर घूमने लगे। मेरी समझदार बेटी सुजाता सब संभाल लेगी। बाहर भीतर सब तरह ये घोषणा करके पिताजी ने तो घर की सारी जिम्मेदारियों से खुद को जैसे आजाद कर लिया था। सुजाता 3 भाई बहन है। सुजाता से छोटा अभिषेक है और अभिषेक से छोटी तनुश्री। अभिषेक को पढ़ने, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने और बाकी समय में क्रिकेट खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। तनुश्री तो परिवार की लाडली होने का पूरा पूरा फायदा उठाती रही। कभी मूड होता तो घर के काम में सुजाता का हाथ बटाती, वरना अपनी सहेलियों और कॉलेज की पढ़ाई में ही अपने को व्यस्त रखती। सुजाता जानती थी कि तनुश्री को आखिर एक दिन पराए घर जाना है। घर के रोजमर्रा के काम में भी वो दिलचस्पी ले, ऐसी कोशिश सुजाता करती रहती थी। पर तनुश्री ये कहकर उस पर पानी फेर देती थी कि अभी तो मुझे आप अपने राज में आज़ाद पंछी की जिंदगी जी लेने दो। जब ससुराल पहुंचूंगी तो सब सीख लूंगी। समय अपने आप सब सिखा देता है। आप आज घर को जिस कुशलता से संभाल रही हैं वह भी तो समय की ज़रूरत ने ही आपको सिखाया है दीदी। सुजाता ने इसके बाद तो किसी से शिकवा शिकायत करना छोड़ ही दिया था। अच्छे अंकों में बीए पास करने के बाद वह सोशल साइंस में एमए करके पीएचडी करना चाहती थी, पर सोचा हुआ सब कहाँ हो पाता है। पिताजी ने घर की जिम्मेदारियों का बोझ देकर बीए करने के बाद उसको घर बैठा लिया था।
बेचारी मन महसूस कर रह गई थी। एक दिन भयानक एक्सीडेंट हुआ। काम से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उसके पिता इन 3 भाई बहनों को अनाथ करके दुनिया से विदा हो गए। सुजाता पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। तब कुल 26 वर्ष की उम्र थी उसकी। पिता के ऑफिस वालों ने बड़ी मदद की। उसको पिता के ऑफिस में ही क्लर्क की नौकरी दे दी। जैसे तैसे परिवार की गाड़ी चलने लगी। कई बार पैसे की तंगी उसका रास्ता रोककर खड़ी हुई, पर सुजाता ने अभिषेक और तनुश्री को ये एहसास नहीं होने दिया कि वे अनाथ हैं। उनकी पढ़ाई बदस्तूर चलती रही। अभिषेक पढ़ने में होशियार था। उसने प्रथम श्रेणी में बीएससी की परीक्षा पास की और बिजली विभाग अधिकारी के पद पर नौकरी पाने में सफल रहा। एक दिन सुजाता के मन में आया कि अब अभिषेक की शादी कर दे। भाभी के आने पर घर के काम में दिन रात खटने से उसको भी कुछ राहत मिल जाएगी। उसने लड़की तलाशनी शुरू की। मौसा जी की मदद से अभिषेक की शादी बड़े अफसर की बेटी प्रियंका के साथ हो गई। सुजाता ने प्रियंका को लेकर जो आशाएं मन में पाल रखी थी, वे कुछ महीने बीतते बीतते मिट्टी में मिल गई। बड़े बाप की बेटी ने ससुराल में ऐसे रंग दिखाए कि सुजाता को घर के काम में उसकी तरफ से किसी भी तरह की मदद की उम्मीद छोड़नी पड़ी। सुजाता को हालांकि सकारात्मक जवाब की जरा भी आस नहीं थी, फिर भी हिम्मत बटोरकर एक दिन उसने प्रियंका से कह डाला, प्रियंका, मुझे भी 10 बजे ऑफिस जाना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि रोटियां तुम सेक लिया करो। किचन का बाकी काम तो मैं निपटा ही लूँगी। तुमसे इतनी मदद मिलने पर ऑफिस जाने के लिए मैं अपनी तैयारी भी सहूलियत से कर सकूँगी। नहीं दीदी, प्रियंका ने रूखा सा जवाब दिया, ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो सोकर ही सुबह 9 बजे उठती हूँ। अभिषेक के भी बहुत सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। रोज रोटियां सेकने का जिम्मा मैं नहीं ले सकती। वैसे भी किचन के काम धंधे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे यहाँ तो नौकर ही ये सब करते थे। मुझे तो आप बख्श ही दीजिए। इसके बाद तो सुजाता ने घर के काम काज को लेकर चुप्पी ही साध ली। खुद ही गृहस्थी की गाड़ी को एक मशीन की तरह ढोती चली गई। परिवार के बाकी सदस्य तो सब देखकर भी अनजान बन बैठे। इस बीच मौसा जी की एक बात को लेकर घर में भूचाल ही आ गया और कई दिन उसका कंपन थमा ही नहीं। उस दिन मौसा जी ने सहज भाव से इतना ही तो कहा था कि उन्होंने भी सुजाता के लिए एक अच्छा सा लड़का देखा है। लड़का क्लास 2 ऑफिसर है, परिवार भी खानदानी है, आदर्श विचारों के लोग हैं, दहेज की मांग भी नहीं है। सुजाता वहाँ बहुत सुखी रहेगी। मौसा जी की बात सुनकर 1 मिनट के लिए तो जैसे सन्नाटा ही छा गया। अभिषेक और प्रियंका एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दोनों के चेहरों पर हैरानी और परेशानी की गहरी रेखाएं खिंचती चली गई। ये क्या बात ले बैठे आप भी मौसा जी? अभिषेक ने सकुचाते हुए अपनी बात रखी। दीदी तो इस घर की सब कुछ है। वो तो आत्मा है हमारे परिवार की। पिताजी उन्हीं को तो घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप गए थे। अभी तनुश्री की शादी होनी है। हम पति पत्नी भी अभी ठीक से सेटल नहीं हो पाए हैं। दुनियादारी की हम लोगों को समझ ही कहाँ है। दीदी दूसरे घर चली गई तो इस घर का क्या होगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। मौसा जी हक्के बक्के थे। प्रियंका के शब्दों ने तो उन्हें आहत ही कर डाला था। वो तैश में आकर बोली थी, दीदी यूं ही सब संभालती रहेंगी, ये विश्वास करके ही तो मैं अभिषेक के साथ शादी करने के लिए राजी हुई थी। वो हमें अधबीच में छोड़कर इस घर से नहीं जाएंगी। ये आप साफ साफ सुन लीजिए मौसा जी। सुजाता को लगा जैसे कई बिच्छुओं ने एक साथ उसके शरीर में अपने जहरीले पैने डंक घुसेड़ दिए हैं और वो चीख भी नहीं पा रही है। प्रियंका की बात ने बुजुर्ग मौसा जी के दिल को छलनी कर डाला। एक लंबी जिंदगी देखी है उन्होंने। समझ गए कि माटी के पक्के बर्तनों पर कोई रंग नहीं चढ़ता। बिना कुछ कहे सुने वह तुरंत घर से बाहर हो गए। वो जानते थे कि जिनकी आंखों की शर्म मर जाती है और जिनके मन में मानवीय रिश्तों की कोई कीमत नहीं रहती, ऐसे लोगों को अच्छी नसीहतें देना रेत का घरौंदा बनाने जैसा है। सुजाता भी वहाँ ज़्यादा देर बैठी न रह सकी। उस दिन के बाद घर में रोज की जिंदगी तो पिछली रफ्तार से ही चलती रही, पर जैसे उसमें जगह जगह स्पीड ब्रेकर खड़े हो गए थे। इन स्थितियों ने सुजाता को तो काफ़ी दुखी कर दिया। वो चुप चुप रहने लगी। सिर्फ तनुश्री के साथ ही वह खुलकर बात करती थी।
अभिषेक और प्रियंका के साथ उसके संवाद का दायरा काफी सिकुड़ता चला गया था। ज्यादातर वह अपने कमरे में कैद सी पड़ी रहने लगी थी। कोई कुछ पूछता तो हाँ या ना में जवाब देकर चुप हो जाती थी। जब अकेली होती तो खुद से पूछने लगती कि उसके स्नेह, परिश्रम और त्याग का उसको क्या यही प्रतिफल मिलना चाहिए था। अभिषेक और प्रियंका की निष्ठुरता से जूझते हुए भी सुजाता छोटी बहन के लिए अपनी जिम्मेदारी के बारे में बराबर सचेत रही। वह चुपचाप उसके लिए लड़के की तलाश में लगी रहती। एक अच्छा लड़का उसको पसंद आया। प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव था। अच्छी सैलरी थी, देखने में भी ठीक ही था। परिवार में पढ़ा लिखा और उदार विचारों वाला था। उम्र में 6 साल का अंतर सुजाता की नज़र में ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। अमूमन लड़के और लड़की की उम्र में 6-7 साल का अंतर तो आजकल आम बात है। लड़के का नाम था राजीव। एक दिन इतवार को सुजाता ने राजीव को अपने घर चाय पर बुला लिया। उद्देश्य था वह तनुश्री को ठीक से देख ले, आपस में जो भी पूछताछ करनी हो कर ले। बाकी बातें तो राजीव के माता पिता से मिलकर उसको स्वयं ही तय करनी है। मौसा जी और मामा जी को भी अपने साथ ले लेगी। अभिषेक और प्रियंका को इस बात की भनक लग चुकी थी, पर सुजाता ने इस काम में उनकी कोई भूमिका तय नहीं की थी, इसलिए दोनों चुप थे। राजीव समय का पाबंद निकला। शाम के 5 बजते बजते पहुंच गया। एक सलोना सा युवक भी उसके साथ था। राजीव जी, एक बात पूछूं? सुजाता ने शुरुआत की। आप पिछले कुछ दिनों से मेरे ऑफिस में खूब आ जा रहे हैं। कोई काम तो वहां नहीं अटका है आपका? जी नहीं, कोई काम नहीं अटका, यूं ही आया होऊंगा। आपके जैसा समझदार आदमी किसी सरकारी ऑफिस में यूं ही चक्कर काटेगा, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। समझ आने पर बात आपके गले उतर जाएगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अभी तो बस इतना ही बताइए कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुजाता ने पहचान लिया कि लड़का सचमुच तेज है। उसको बातों में भरमाया नहीं जा सकता। सो बिना भूमिका के उसने काम की बात शुरू कर दी। आजकल शादी ब्याह के मामले में आगे बढ़ने के लिए पहली और सबसे जरूरी औपचारिकता है लड़का लड़की के बीच सीधा संवाद। मैं चाहती हूँ कि आप कमरे में जाकर तनुश्री से बात करें। जो पूछना हो पूछ ले और जो बताना हो वो बताए। मैं भला क्यों करूँ ये सब पूछता तनुश्री से? राजीव ने शरारती लहजे में कहा। आपको तनुश्री को अपने लिए चुनना है, इसलिए तनुश्री से पूछताछ आप नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? सुजाता पशुपेश में पड़ गई। सच बात तो ये थी कि राजीव की पहेली को वो समझ ही नहीं पा रही थी। आपसे ये किसने कह दिया कि तनुश्री को मुझे अपने लिए चुनना है? राजीव जी, आपको आज ये क्या हो गया है? कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बात तो एकदम सीधी सीधी है सुजाता जी। सीधी किस तरह है? मैंने तनुश्री के बारे में ही तो आज आपको यहाँ बुलाया है। आप ये बेकार का कंफ्यूजन क्यों पैदा कर रहे हैं? कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपसे बात करने आया हूँ। मतलब यही कि मुझे तो जिंदगी में एक का चुनाव करना था, सो मैंने कर लिया। किसका? सुजाता जी का, तनुश्री की बड़ी बहन का। सुजाता को लगा जैसे वो आसमान से गिर पड़ी है। एक बार तो उसे महसूस हुआ कि राजीव उसके साथ ठिठोली कर रहा है, पर उसके हाव भाव से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। वह बोली, ये क्या गजब कर रहे हैं आप? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अपनी लाडली बहन के सौभाग्य का सिंदूर झपट कर अपनी मांग में सजा लूं। तनुश्री मेरी छोटी बहन ही नहीं, मेरी प्यारी बेटी भी है। माँ के निधन के बाद मैंने प्यार दुलार देकर उसे बड़े जतन से पाला है। मैं उसके साथ ऐसा अनर्थ तो सपने में भी नहीं कर सकती। सुजाता की आंखों में आंसू छलछला आए। सारा वातावरण संजीदगी से भर गया। राजीव ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, सुजाता जी, आप सच मानिए, पिछले 1 महीने से मैं आपके बारे में ही सारी जानकारी इकट्ठी करने में लगा था। उसी की खातिर आपके ऑफिस में भी जाया करता था। आपके साथ घोर अन्याय हुआ है, फिर चाहे वो हालात ने किया हो, आपके पिता ने या फिर आपके भाई ने। आपने अपने परिवार के लिए जो तपस्या की है, उसके एवज में तो आपको वरदान मिलना चाहिए था, पर सब जानते हैं कि अब तक अभिशाप ही आपके पल्ले पड़ा है। क्या अपनी गृहस्थी बसाने का आपका कोई सपना नहीं है? सच सच बताइए। सुजाता ने संयत होते हुए कहा,
वो सब तो ठीक है, पर तनुश्री के सौभाग्य को अपने सपने पर कुर्बान करने के लिए मैं ना तो कल तैयार थी और ना आज तैयार हूँ। उसे मैं जिंदगी भर कुछ ना कुछ देती ही रहना चाहती हूँ। उसके अधिकार की कोई वस्तु छीनना मुझे कतई गवारा नहीं है। ये मुझसे कभी नहीं होगा। आप जा सकते हैं। आपका प्रस्ताव मुझे कतई मंजूर नहीं है। आपको मेरा प्रस्ताव मंजूर हो या ना हो, पर हम तो इस घर से जल्द ही दुल्हनिया लेकर जाएंगे। राजीव ने वातावरण को हल्का बनाने की गरज से कहा। मेरे जीते जी तो ये कभी नहीं होगा। जरूर होगा। इस घर से एक दिन दो दूल्हे और दो दुल्हनिया लेकर ही विदा होंगे। सुजाता जैसे सोते से जाग उठी। पूछा, और वो दूसरा लड़का? ये रहा, साथ में बैठे सलोने युवक की ओर इशारा करते हुए राजीव ने जवाब दिया। और इन दोनों को किसी कमरे में जाकर आपसे पूछ परख करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉलेज के दोस्त हैं, एक दूसरे को खूब जानते हैं, साथ साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके हैं बहुत पहले। पर ये है कौन? परिचय तो दीजिए इनका। अचानक तनुश्री ड्राइंग रूम से आई। वो पास के कमरे में सुजाता और राजीव की बातें कान लगाए सुन रही थी। मैं देती हूँ इनका परिचय, तनुश्री बोली। दीदी, इनका नाम आकाश है और ये राजीव जी के चचेरे भाई हैं। डिग्री कॉलेज में 3 साल हम क्लासमेट रहे। मेल जोल अब भी है। दोनों ने साथ साथ जीवन का सफर तय करने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। लेकिन पगली, इस बारे में मुझे तो बताती, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी ही हूँ। सुजाता ने तनुश्री को अपने पास सोफे पर बिठाते हुए कहा। आप वैसे भी इन दिनों काफ़ी परेशान रहती हैं दीदी। मैं आकाश और अपने बारे में आपको बताकर आपकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। मैंने आपसे ये बात छिपाने की गलती की है, मुझे माफ़ कर दो दीदी। इसमें माफ़ी जैसी कोई बात नहीं है मेरी प्यारी बहना। तूने जो भी किया अपनी समझ से अच्छा ही किया। आकाश जी, इस बारे में आपको कुछ कहना है या फिर फैसला सुना दिया जाए? मुझे कुछ नहीं कहना, जो कहना था वह तनुश्री कह चुकी है सुजाता जी। आप तो बस फैसला सुना दीजिए। आकाश बोला। राजीव जी ने ठीक ही कहा है। इस घर से जल्दी ही दो दूल्हे दो दुल्हनियां लेकर विदा होंगे। इतना कहकर सुजाता ने तनुश्री को गले लगा लिया। आज बरसों बाद सुजाता की सूखी आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए। उसे लगा आज पहली बार प्रकृति ने उसके साथ इंसाफ किया है। इस तरह अचानक मिले इंसाफ से कितनी खुशी होती है, इसका एहसास भी उसे पहली बार हुआ। औसत से कुछ अधिक ही रूप, औसत से कुछ अधिक ही गुण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा, मनपसंद पत्नी, समझदार, स्वस्थ और प्यारे बच्चे, शहर में अपना घर। अब बताइए, जिसे सुख कहते हैं वह इससे ज़्यादा या इससे अच्छा क्या क्या हो सकता है? यानी मेरी सुख की या सुखी जीवन की अपेक्षाएं इससे अधिक कभी थी ही नहीं। लेकिन 5 महीने पहले मेरे घर का सुख चैन मानो छिन गया। लतिका, यानी मेरी पत्नी, अपने मायके में क्या पत्र लिखती मुझे नहीं पता, लेकिन उसके मायके से जो पत्र आने लगे थे उनमें उसकी बेचारगी पर बार बार चिंता व्यक्त की जाने लगी थी। जैसे घर का काम बेचारी अकेली स्त्री करे तो कैसे और कहाँ तक। बेचारी लतिका को इतना तक लिखने की फुर्सत नहीं मिल रही है कि राजी खुशी हो। इन दिनों क्या तबीयत ठीक नहीं है, चेहरे पर रौनक ही नहीं रही, आदि। शुरू शुरू में मैंने उस ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। मायके वाले अपनी बेटी की चिंता करते हैं, एक स्वाभाविक बात है, ये मानकर मैं चुप रहा। लेकिन जब देखो तब लतिका भी ताने देने लगी। प्रवीण जी को देखो, घर की सारी खरीद फरोख्त अकेले ही कर लेते हैं। उनकी पत्नी को तो कुछ भी नहीं देखना पड़ता। अमर जी की पसंद कितनी अच्छी है, क्या गजब की चीजें लाते हैं। माल सस्ता भी होता है और अच्छा भी। कई बार तो वह वाक्य पूरा भी नहीं करती, बस उसके गर्दन झटकने के अंदाज से ही सारी बातें स्पष्ट हो जाती। सच तो यह है कि उसकी इसी अदा पर मैं शुरू में मरता था। नई नई शादी हुई थी, तब वह कभी पड़ोसन से कहती, क्या बताओ बहन, इन्हें तो घर के काम में जरा भी रुचि नहीं है, एक दिन का टक उठाकर नहीं रखते इधर से उधर। तो मैं खुश हो जाता, ये मानकर कि
वो मेरी प्रशंसा कर रही है। लेकिन जब धीरे धीरे ये तस्वीर बदलती रही, बात बात पर घर में किचकिच होने लगी। लतिका मुझे समझने और मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर तो नौबत यहाँ तक आ गई कि मेरा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ाने लगा। अब आप ही बताइए, जो काम मेरे बस का ही नहीं है उसे मैं क्यों और कैसे करूं? हमारे घर के आसपास खुली जगह है, वहाँ बगीचा बना है। बगीचे की देखभाल के लिए बकायदा माली रखा हुआ है। वो उसकी देखभाल अच्छी तरह से करता है। मौसम में उगने वाली साग भाजी और फूल जब तब बगीचे से आते रहते हैं। लेकिन मैं बाल्टी में पानी भरकर पौधे नहीं सींचता। यही लतिका की शिकायत है। वह चाहे बगीचे में काम ना करे, लेकिन हमारे पड़ोसी जी सुधाकर जी बगीचे में पूरे समय खुरपी लेकर काम करते हैं। इसलिए लतिका चाहती है कि मैं भी बगीचे में काम करूं। मुझे तो शक है कि सुधाकर जी के दादा और परदादा तक खेतीहर मजदूर रहे होंगे। एक बात और है, सुधाकर जी लगातार कई सिगरेट पीने के आदी हैं। खुरपी के साथ साथ उनके हाथ में सिगरेट भी होती है। मैं तंबाकू तो क्या, सुपारी तक नहीं खाता, लेकिन लतिका इन बातों को अनदेखा कर देती है। अमर जी की पसंद अच्छी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनकी और भी कई पसंद है। जैसे पत्नी के अलावा उनके और भी कई स्त्रियों से संबंध है। यह बात भी तो लोग कहते ही हैं। ले देकर लतिका को बस यही शिकायत है। ये तो बस घर के काम में जरा भी ध्यान नहीं देते। जब देखो तब बैठ जाएंगे अखबार लेकर। कई बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुई। मैं मुक्त मन से घर में पसर कर बैठूं तो उसे अच्छा नहीं लगता। दिन भर ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे अकड़ जाता हूँ। अपने घर में आकर क्या सुस्ता भी नहीं सकता? मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ने पर, मेरे द्वारा शास्त्रीय संगीत सुनने पर उसे आपत्ति है। इन्हीं बातों से घर में तनाव रहने लगा है। ऐसे ही एक दिन शाम को लतिका किसी सहेली के घर गई थी। मैं ऑफिस से लौटकर अपनी कमीज के बटन टाक रहा था। 10 बार मैंने उसे कहा था, लेकिन उसने ये नहीं किया तो बस नहीं किया। मैं बटन टाक रहा था कि लतिका की खास सहेली अपने पति विनीत के साथ हमारे घर आ गई। पर शायद आप पूछे कि ये खास सहेली कौन होती है। सच बताऊं, ये बात अभी तक मेरी समझ में भी नहीं आई है। हर स्त्री की खास सखी कैसे हो जाती है? अगर वह खास सहेली होती है तो अपनी सहेली की बुराई ढूंढने में और उसकी बुराई करने में ही उसे क्यों आनंद आता है? खैर जो भी हो, इस खास सहेली जया के पति विनीत का नाम भी लतिका की आदर्श पतियों की लिस्ट में बहुत ऊंचे स्थान पर है। विनीत पत्नी के हर काम में मदद करते हैं, ऐसा लतिका कहती है। मुझे बटन टाकते देखकर खास सखी ऊंची आवाज में बोली, हाय राम, आप खुद अपने कपड़ों की मरम्मत करते हैं। हमें तो अपने मिस्टर को रोज पहनने के कपड़े तक हाथ में देने पड़ते हैं, वरना ये तो अलमारी के सभी कपड़े फैला देते हैं कि बस। सराहना मिश्रित स्वर में जया का उल्हाना था। मतलब ये है कि मेरे काम की सराहना और अपने पति की उल्हाना था। और बस यही वह क्षण था जब मुझे अली बाबा का गुफा खोलने वाला मंत्र खुल जा सिम सिम मिल गया। मैंने बड़े ही चाव और आदर से जया और उसके पति विनीत को बिठाया और फिर जैसे हमेशा ही मैं कपड़ों में बटन टाकने का काम करता आया हूँ, इस अंदाज से हाथ का काम पूरा किया। शर्ट को बकायदा तह कर रखा और झट से चाय बना लाया। सच तो यह है कि चाय मैंने नौकर से बनवाई थी और उसे पिछले दरवाजे से बाहर भेज दिया था। जया और उसके पति विनीत, अरे अरे, आप क्यों कष्ट करते हैं, आदि कहते ही रह गए। चाय बहुत बढ़िया बनी थी। केतली पर टिकोजी विराजमान थी। प्लेट में मीठे बिस्कुट और नमकीन थी। इस सारे तामझाम का नतीजा भी तुरंत सामने आया। खास सहेली के चेहरे पर मेरे लिए अदा से श्रद्धा के भाव उमड़ते साफ देखे जा सकते थे। खास सहेली जया के पति विनीत का चेहरा बुझ गया। मैं मन ही मन खुश था। इन्हीं साहब की तारीफ लतिका ने कई बार मेरे सामने की थी। तब मैं जल भुन गया था। आज मुझे बदला लेने का पूरा पूरा सुख मिला। कुछ दिन बाद ही लतिका महिलाओं की किसी पार्टी से लौटी तो बेहद गुस्से में थी। आते ही बिफर कर बोली, क्यों जी, उस दिन मेरी सहेली के सामने तुम्हें अपने कपड़ों की मरम्मत करने की क्या जरूरत थी? मैं करती नहीं हूँ तुम्हारे काम? कौन कहता है प्रिय, तुम ही तो मेरे सारे काम करती हो। उस दिन तो मैं यूं ही जरा बटन टाक रहा था कि तुम्हारी खास सहेली जया आ धमकी मेरे सामने। मैंने थोड़े ही उसके सामने। बस बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। गुस्से में पैर पटकती हुई वह अपने कमरे में चली गई। बाद में पता चला कि भरी पार्टी में जया ने लतिका से कहा था कि उसे कितना अच्छा पति मिला है।
ढेर सारे कपड़ों की मरम्मत करता है, बढ़िया चाय बनाता है, बातचीत में भी कितना शालीन और शिष्ट है। कहाँ तो 7 जन्म तक व्रत रखकर भी ऐसे पति नहीं मिलते। और एक लतिका है कि पूरे समय पति को कोसती रहती है। अब देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही कमीज में 2 बटन टाके थे, लेकिन जया ने ढेर सारे कपड़े कर दिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? समझाने गया तो लतिका और भी भड़क गई। चुप रहा तो और भी बिफर गई। समझ नहीं पाया कि क्या करूं। लतिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो बच्चों को लेकर सीधे मायके चली गई। मैंने सोचा था कि 10 दिन में तो आ ही जाएगी। चलो, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। घर में जो तनाव बढ़ रहा था वह भी खत्म हो जाएगा। लेकिन 1 महीना पूरा हो गया, 7 दिन और बीत गए। तब लतिका की और बच्चों की बहुत याद आने लगी। सच कहता हूँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। इतने दिनों तक हमारी गृहस्थी की गाड़ी कितने सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन ना जाने ये नया भूत कैसे लतिका पर सवार हुआ कि बस एक ही रट लगाए बैठी है कि ये घर में बिल्कुल काम नहीं करते। बैठ जाते हैं अखबार लेकर, बैठ जाते हैं रेडियो खोलकर। अब आप ही बताइए, हफ्ते में एक बार सब्जी लाना क्या काफ़ी नहीं है? काफ़ी सब्जी तो बगीचे से ही मिल जाती है। जो घर पर नहीं है वो मार्केट से आ जाती है। और रोज रोज अगर सब्जी मंडी में धक्के खाने हो तो घर में फ्रिज किस लिए रखा है? लेकिन नहीं, सुभाष जी झूला लेकर मंडी जाते हैं तो मैं भी जाऊं। अब सुभाष जी का घर 2 कमरों का है। आसपास एक गमला तक रखने की जगह नहीं है। घर में फ्रिज नहीं है, इसलिए मजबूरी में जाते हैं। लेकिन मेरी तुलना सुभाष जी से करने की क्या तुक है? बच्चे हमारे समझदार हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। लेकिन लतिका को शिकायत है कि मैं बच्चों को पढ़ाता ही नहीं। लतिका की जिद पर बच्चों को हमने कॉन्वेंट स्कूल में डाला। लतिका खुद अंग्रेजी के 4 वाक्य भी नहीं बोल पाती। बच्चों की अंग्रेजी तोप के आगे उसकी बोलती बंद हो जाती है। यदा कदा कोई कठिनाई हो तो बच्चे मुझसे पूछ भी लेते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है। नहीं तो मैं अफसर बनने के बजाय टीचर ही बन जाता। अपना अज्ञान बच्चों पर प्रकट ना हो, इसलिए मैं उनकी पढ़ाई से दूर ही रहता हूँ। शायद इसलिए उनके मन में मेरे लिए आदर भी है। लेकिन मनीष जी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं। तो बस लतिका का कहना है मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं। पूरे 1.5 महीने बाद लतिका का पत्र आया। फला दिन फला गाड़ी से आ रही हूँ। साथ में छोटी बहन और उसके पति भी 7-8 दिन के लिए आ रहे हैं। मैं तो जैसे मौका ही देख रहा था। फटाफट मैंने घर का सारा सामान देखा, किराने की लिस्ट बनाई, सामान लाया, काम वाली से रसोई घर की सफाई करवाई, डब्बे धुलवाए, सामान बिनवा कर चुनवा कर डब्बों में भर दिया। 2 दिन की छुट्टी लेकर माली और काम वाली की मदद से घर और बगीचे की कोने कोने तक की सफाई करवाई। दीवान की चादरें बदली, पर्दे धुलवा दिए, पलंग पर बिछाने वाली चादरें और तकिए के गिलाफ धुलवा दिए। हाथ पोंछने के छोटे तौलिए तक साफ धुले लगे थे। फ्रिज में इतनी सब्जियां लाकर रख दी थी जो 10 दिन तक चलती। 2-3 तरह का नाश्ता बाजार से मंगवा कर रखा। दूध जालीदार अलमारी में गर्म किया हुआ रखा था। फूलों के गुलदस्ते बैठक में और खाने की टेबल पर महक रहे थे। इतनी तैयारी के बाद मैं समय से स्टेशन पहुंचा। गाड़ी भी समय पर आई। बच्चों का, पत्नी का, साली का, उसके पति का बड़ी गर्म जोशी से स्वागत किया। रास्ते में लतिका ने पूछा, क्यों जी, काम वाली तो आ रही थी ना काम करने? मैंने संक्षिप्त में सिर्फ कहा हाँ। बहन की तरफ देखकर वो फिर बोली, 1.5 महीने से मैं घर पर नहीं थी। पता नहीं इतने दिनों में क्या हालत हो गई होगी घर की। ठीक ठाक करने में ही पूरे 4-5 दिन लग जाएंगे। मैं बिल्कुल चुप रहा। रास्ते भर लतिका वही पुराना राग अलापती रही। इनको तो काम आता ही नहीं, फलाने को देखो, ढिकाने को देखो आदि। लेकिन घर की व्यवस्था देखकर लतिका की बोलती ही बंद हो गई। आगे के 7-8 दिन मैं अभ्यस्त मुद्रा में काम करता रहा, जैसे लतिका कभी इस घर में रहती ही नहीं थी। छोटी साली और उसके पति इस कदर प्रभावित थे कि जाते जाते साली जी ने दीदी से कह दिया, दीदी तुम तो बिना वजह जीजा जी को कोसती रहती हो, कितना तो बेचारे काम करते हैं। साली जी की विदाई के बाद लतिका चुप तो हो गई थी, लेकिन फिर भी भुनभुनाने के लहजे में उसके कुछ वाक्यांश कानों में आ ही जाते। इसी समय मेरी बुआ जी का पत्र आया। वह तीर्थ यात्रा पर निकली हैं और रास्ते में मेरे पास 4 दिन रुकेंगी। मेरी बुआ जी देखने और सुनने लायक चीज है। उम्र 72 वर्ष, कद काठी अभी भी मजबूत, मुंह के सारे दांत अभी भी हैं, आंखों पर ऐनक नहीं लगाती और कान भी बहुत तीखे हैं। पुराने आचार व्यवहार और विचारों से बेहद प्रेम रखने वाली महिला है। मन की तो ममतामयी, लेकिन जबान की बड़ी तेज।
क्या छोटा क्या बड़ा, किसी का मुलाहिजा तो उन्होंने कभी रखा ही नहीं। मेरे पिताजी आज तक उनसे डरते हैं। मेरी शादी इन्हीं बुआ जी ने तय की थी। गोरी चिट्टी लतिका उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। इतने बरसों से उन्हें मेरी गृहस्थी देखने का मौका नहीं मिला। आज वो आ रही थी। लतिका उनकी आव भगत की तैयारी में जुट गई थी। बुआ जी को मैं घर लिवा लाया। बच्चों ने और लतिका ने उनके पैर छुए। मैंने अपने उसी मंत्र को दोहराना शुरू किया। यूं तो घर में बिस्तर बिछाने का, समेटने का, झाड़ू लगाने का काम वाली ही करती है, लेकिन मैं जल्दी उठकर बुआ जी की चाकरी में भिड़ जाता। उनका कमरा और पूजा का सामान साफ कर देता, बगीचे से फूल दूब तुलसी लाकर रख देता, चंदन को घिस देता, अपने हाथ से चाय बनाकर बुआ जी को देता। और तो और रोज ऑफिस जाते जाते लतिका से पूछता, मार्केट से कुछ मंगाना तो नहीं है। आते समय फल और मिठाई ले आता। ऑफिस जाने से पहले लतिका को सब्जी आदि साफ करने या काटने में मदद करता। बुआ जी को घर के कामों में मर्दों की यह दखल देने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। लतिका बेचारी संकोच से सिमट जाती, बार बार मुझे काम करने को रोकती। बुआ जी आसपास नहीं है ये देखकर दबी आवाज में मुझे झिड़की भी देती, और मैं उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए बुआ जी आसपास है ये देखकर उससे कहता, तुम इतना काम मत करो लतिका, थक जाओगी, बीमार हो जाओगी। बुआ जी खूब नाराज होती, अपनी बुलंद आवाज में बहू को फटकारती, ताने देती। आजकल की लड़कियों को कामकाज की आदत ही नहीं है। एक हम थे, चूल्हा जलाने से लेकर घर लीपने तक के काम अकेले करते थे। यहाँ गैस जलाओ तो थकान होती है, और ये लड़का तो देखो क्या आगे पीछे मंडराता है बीवी के, उसके इशारे पर नाचता रहता है। बहू, ये सब मुझे पसंद नहीं है, कह देती हूँ। लतिका गुस्से से जलकर राख हो जाती, लेकिन कुछ कह ही नहीं सकती थी। ऐसे ही एक दिन जब काम वाली नहीं आई तो मैंने कपड़ों के साथ लतिका की साड़ी भी निचोड़ डाली। बुआ जी देख रही हैं। इसका फायदा उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा, कपड़े मैंने धो डाले हैं, तुम फैला देना लतिका, मुझे ऑफिस को देर हो रही है। जोरू का गुलाम, मर्द है या औरत? बुआ जी की गाली दंदनाते हुए सीधे लतिका के कानों में। मैं अपना बैग उठाकर सीधे ऑफिस को चला। बुआ जी अपनी वाराणसी की यात्रा पूरी करके वापस अपने घर पहुंच गई। मैं शाम को ऑफिस से घर लौटा हूँ। मजे से कुर्सी पर पसर कर मैगजीन पढ़ रहा हूँ। लतिका मार्केट गई है, बच्चे खेलने गए हैं। चाय का खाली कप लुढ़का पड़ा है। पास में रखे ट्रांजिस्टर से शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरी फैल रही है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। सुख जिसे कहते हैं वह इसके अलावा और क्या होता है, और जिसे सुखी इंसान कहते हैं वो मुझसे बढ़कर और दूसरा कौन होगा। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।